हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज है तारीख 8 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, आपका सारा करंट कवर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप डेली इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहां से जाकर के रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, डेली आप टेस्ट दे सकते हैं रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप सुबह पढ़िए और डेली टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, हर नई जो शुरुआत होती है ना, वो थोड़ा आपको डराएगी, पर आप याद रखिए, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। इसरो का सबसे जो छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया, इसका वजन कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्मॉलेस्ट SSLV मिशन है, इस SSLV का वजन है 500 kg। दोस्तों, भारत का ये सबसे पहला और सबसे छोटा SSLV है। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इससे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और ये सबसे छोटा लॉन्चिंग व्हीकल है। इस मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2022 को लॉन्च करके हुई है। SSLV के माध्यम से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं? पहला का नाम है आजादी सेट और दूसरा है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02। इन दोनों को लॉन्च किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, एक बुरी खबर भी है। एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन है, इन्होंने बताया कि SSLV इसके टर्मिनल चरण में डाटा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से डाटा लॉस का शिकार हो गया है और इससे संपर्क टूट गया है। बाकी की जो 3 फेजेस है फ्रेंड्स, ये सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने बात की है SSLV की, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, इससे कब लॉन्चिंग की गई है? 7 अगस्त 2022 को सुबह 9:18 में। किस स्थान पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहां पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। इसका वेट कितना है? 500 किलोग्राम। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 34 मीटर। ये PSLV से 10 मीटर कम है। इसका डायमीटर क्या है फ्रेंड्स? 2 मीटर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि SSLV के माध्यम से आजादी सेट और EOS 02 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आइए इसके भी फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? आजादी सेट के बारे में जानेंगे। इस उपग्रह का वजन कितना है? 8 किलो है। इसमें 50-50 ग्राम के 75 अलग अलग पेलोड्स लगे हुए हैं। देखिए, स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल होता है, ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स? लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, यानी फ्रेंड्स, पृथ्वी की निचली सतह पर ये रोटेट करता है, ये मूव करता है, ये रिवॉल्व करता है। दोस्तों, इस आजादी सेट को किसने बनाया है? ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के द्वारा वैज्ञानिकों की निगरानी में तैयार कराया गया है। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम EOS 2 की भी। तो देखिए, SSLV से जो लॉन्च हुई है, ये प्रायोरिटी सैटेलाइट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, EOS 02 पर नई तकनीक लगाई गई, नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इस पर इंफ्रारेड कैमरा है। ये इंफ्रारेड कैमरा से लैस है, जो मैपिंग करेगा, फॉरेस्ट्री पे हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर पे हेल्प करेगा, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे यूटिलिटी फील्ड पर ये कार्य करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये डिफेंस सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE? तो दोस्तों, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। बहुत ही गर्व की बात है कि FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? विश्वनाथन आनंद बनाए गए हैं। आप सभी को पता है कि विश्वनाथन आनंद को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र बत्रा, हाल ही में इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? ये व्यक्ति जो है, आपको पता होगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से इन्होंने हाल ही में इससे इस्तीफा दे दिया है। देखिए, यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है, ये है आर्कडी डवारकोविच। तो फ्रेंड्स, ये FIDE के प्रेसिडेंट हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में आप सभी को पता है, ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद। इन्हें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE का
वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, फीडे का जो चुनाव कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में चल रहा है 44th शतरंज ओलंपियाड। इसी के दौरान फीडे की जनरल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडी डेवारकोविच है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद दी कर्नाटका रत्न अवार्ड इन नवंबर 2022? तो दोस्तों, इनका नाम है पुनीत राजकुमार। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। पुनीत राजकुमार कौन है फ्रेंड्स? तो पुनीत राजकुमार अभिनेता थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। 1 नवंबर को पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 10वें व्यक्ति होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आखिरी बार कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2009 में समाज सेवा, सोशल सर्विस के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को सम्मानित किया गया था। दोस्तों, पुनीत राजकुमार कौन थे? यह एक फिल्म अभिनेता थे जिनका 2021 में निधन हो गया है। दोस्तों, इन्होंने 29 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात आ रही है कर्नाटक रत्न पुरस्कार की। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कर्नाटक रत्न पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1992 में इसकी शुरुआत की गई है। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। कमेंट बॉक्स पे बताइए और यह पुरस्कार कब से शुरू किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है और ये कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड है। तो देखिए प्रश्न को, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द ट्रिपल जंप फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इसका सही उत्तर है 2। देखिए फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को ये मेडल दिलाया है। तो मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को गोल्ड मिला है और भारत को सिल्वर मिला है। गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला है। भारत के किस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है? एल्डोस पॉल ने 17.03 मीटर की छलांग लगा करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं पे फ्रेंड्स अब्दुल्ला अबूबकर, इन्होंने 17.02 मीटर की छलांग लगा करके सिल्वर जीता है। देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जीता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है उसी प्रकार से भारत के भी मेडल बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे संदीप कुमार की। तो देखिए संदीप कुमार ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो रेस है 38 मिनट में पूरी की। कितने मिनट में? 38 मिनट में ये रेस पूरी की है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे अन्नू रानी की। तो अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। इनका सबसे बेहतरीन प्रयास 60 मीटर का था। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बॉक्सिंग में नीतू और अमित की। बॉक्सिंग में अमित पंघाल और नीतू घंघास ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में नीतू ने इंग्लैंड की डेमी जेट को 5-0 से हराया है और अमित ने इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड को 5-0 से मात दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूट में 2-1 से हरा करके भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का ये पहला महिला हॉकी में पहला ब्रॉन्ज है। टीम ने अब तक एक गोल्ड 2002 में और एक सिल्वर 2006 में जीते हैं। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक्सप्रेस आ गई। कॉमनवेल्थ अपडेट्स के बारे में आइए डिस्कस करेंगे। कल तक मैंने आपको टोटल भारत को जो 29 मेडल मिले हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब मैं आपको आगे और भी मेडल के बारे में बताने वाला हूं जो भारत को मिल चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 30वां मेडल जो भारत को मिला है। तो किसने दिलाया है? जैस्मिन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है फ्रेंड्स विमेंस कैटेगरी में 60 किलोग्राम लाइट वेट में बॉक्सिंग में। पूजा गहलोत ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है फ्री स्टाइल विमेंस 50 किलोग्राम रेसलिंग में। देखिए अगला मेडल है फ्रेंड्स रवि कुमार दाहिया, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है रेसलिंग में मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। विनेश फोगाट ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है रेसलिंग में।
नवीन ने गोल्ड मेडल दिलाया फ्रेंड्स रेसलिंग में। पूजा सिहाग की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इन्होंने रेसलिंग में। मोहम्मद हुसामुद्दीन इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया फ्रेंड्स बॉक्सिंग में। दीपक नेहरा ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया रेसलिंग में। 38 थे रोहित टोकास ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में। 39 है सोनल बेन पटेल ब्रॉन्ज मेडल पैरा टेबल टेनिस में। 40 है भाविना पटेल ब्रॉन्ज मेडल पैरा टेबल टेनिस। 41 मेडल है वीमेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैंने आपको बताया हॉकी में। नीतू घंघास ने गोल्ड मेडल दिलाया फ्रेंड्स वीमेंस 48 किलोग्राम बॉक्सिंग में। देखिए फ्रेंड्स 43 है अमित पंघाल, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, गोल्ड मेडल दिलाया है बॉक्सिंग में। 44 है एल्डोस पॉल गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में मेंस ट्रिपल जंप में। अब्दुल्ला अबूबकर सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में। 46 मेडल है संदीप कुमार ब्रॉन्ज एथलेटिक्स में। लास्ट में हम बात करेंगे अन्नू रानी। तो फ्रेंड्स ये है 47 मेडल जो भारत को अब तक मिल चुके हैं। मैंने एक एक करके हर एक खिलाड़ियों का नाम बताया है, किसने किस कैटेगरी में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है। ये सारे नोट्स आप बनाते जाइए, डेली मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का जो कॉफी निर्यात है यानी जो कॉफी का एक्सपोर्ट है 2021-22 में कितना हो गया है। व्हाट इज इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट इन 2021-22। तो इसका सही उत्तर है 1.04 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों कितना हो गया है, 1.04 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। देखिए पहली बार ऐसा मौका है कि जब भारत का कॉफी निर्यात 1.04 अरब डॉलर के आंकड़े को पहुंच चुका है। दोस्तों 2020-21 की तुलना की बात की जाए तो भारत का जो कॉफी निर्यात था वो था 734.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस अवधि के दौरान कॉफी शिपमेंट में 42% की इंक्रीमेंट देखी गई है। भारत हर साल अपने प्रोडक्शन से होने वाला जो कॉफी का उत्पादन है उसका लगभग 2/3 एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया के कितने देशों को एक्सपोर्ट करता है, लगभग 50 से अधिक देशों को भारत कॉफी का एक्सपोर्ट करता है। इसमें कुछ प्रमुख कंट्रीज हैं जैसे कि इटली, जर्मनी, बेल्जियम और रूस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत लीबिया, पोलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया को भी कॉफी का एक्सपोर्ट करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, तो आप बताइएगा कर्नाटक राज्य। जो कर्नाटक राज्य है भारत में उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 70% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, केरल है। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, भारत में किस प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा प्रकार की कॉफी जो है मुख्य रूप से भारत में उत्पादित की जाती है। दोस्तों अरेबिका और रोबस्टा प्रकार की जो कॉफी है ना, ये अपने हल्के सुगंधित स्वाद के कारण, देखिए फ्रेंड्स, अरेबिका कॉफी जो है इसका बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफी से काफी अधिक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट करता है, तो इस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे कोलंबिया है और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री। और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम आपसे बताने वाले हैं राज्यों के राज्यपाल के बारे में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे राज्यों के राज्यपाल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के राज्यपाल यानी गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। सिक्किम के कौन है, गंगा प्रसाद जी हैं। देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। यदि आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन इनका नाम है, याद रखिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एमपी के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है। देखिए ला गणेशन जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए हाल ही में आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? हाउ मेनी फीट हाई नेशनल फ्लैग हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय आईटीबीपी एट आईटीबीपी अकेडमी मसूरी? तो इसका सही उत्तर है 72 फीट। 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया FFI के सहयोग से स्थापित किया गया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ध्वज है स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है। दोस्तों इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों 2 अगस्त को कहां पर भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखिए 3 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय ने भारत की भावना, ताकत और डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए हर घर तिरंगा गाना जारी भी किया था। देखिए फ्रेंड्स 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर लाल किले से संसद तक सांसदों की बाइक रैली भी निकाली गई थी। देखिए यहाँ पे बात आ रही FFI की, यानी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। तो 1980 में इसकी स्थापना की गई है। 1980 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह एक गैर लाभकारी संस्थान है। देखिए यहाँ पे बात हमने आईटीबीपी की है, तो आईटीबीपी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध के मद्देनजर बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत चीन सीमा की रक्षा करता, ध्यान रखिएगा किसकी रक्षा करता है? भारत चीन सीमा की रक्षा करता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसे छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कार्यों में भी तैनात किया गया है। देखिए हाल ही में इसके आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए डॉक्टर सुजाय लाल थाओसेन, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये एसएसबी के महानिदेशक भी हैं। आइए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, हाल ही में किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की गई? इन विच स्टेट नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों गुजरात राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की गई। देखिए गुजरात के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। इन्होंने राज्य भर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इफको का फुल फॉर्म है ये, नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। यह योजना क्या करेगी फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी और जो कृषि में लागत आती है उसकी कटौती को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए इस योजना का प्रमुख मकसद है। देखिए 2022-23 में इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आइए समझते हैं कि नैनो यूरिया है क्या, नैनो यूरिया का मतलब क्या है। तो देखिए नैनो यूरिया जो है एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, एक तरल उर्वरक है। इसके उपयोग से उर्वरक लागत में कमी और अधिक उपज मिलने के साथ साथ प्रदूषण का भी प्रभाव जो है वो भी कम हो जाता है। हाल ही में फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, पीएम ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन भी किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ रही इफको की, तो इफको से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको कार्य करता है, ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। इफको का जो पूर्ण स्वामित्व यानी ओनरशिप है भारतीय सहकारी समितियों के पास है। 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसका मात्र उद्देश्य है भारतीय किसानों को उनके कल्याण के लिए सक्षम बनाना। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में किस देश ने SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है? तो देखिए कौन सी कंट्री है? तो फ्रेंड्स भारत ने सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये मैच कब हुआ था? 5 अगस्त 2022 को। कहां पर? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर इस चैंपियनशिप पर अपना कब्जा कर लिया है।
देखिए भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीता है। यहाँ पे फ्रेंड्स SAFF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे ऐतिहासिक कारण को देखते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। दोस्तों यदि आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन को लेकर के बंगाल के विभाजन की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो दोस्तों इसी दिन क्या हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा हुई और उसमें यह कहा गया कि हम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्लॉथ, जो भी कपड़े बनाएंगे वो हाथ से बनाएंगे, यानी हाथ से बुने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो मशीन से बनी हुई नहीं होगी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई नहीं होगी। हम केवल स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स भारत सरकार के द्वारा इसी दिन को याद करते हुए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कब से शुरुआत हुई है? 7 अगस्त 2015 को PM नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन की शुरुआत की है। देखिए आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी कुछ इंपॉर्टेंट हैंडलूम है जिन्हें हथकरघा यानी हैंडवर्क से बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल जी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स इनका संबंध किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट IHU का वैज्ञानिकों ने पता लगाया? फ्रेंड्स फ्रांस में पता लगाया था। सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त गांव में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट है, भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? 46 देशों के साथ। अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? ONGC की। फ्रेंड्स अब हम 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। हाल ही में भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने, इनका क्या नाम है? जगदीप धनखड़। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता था? फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं, अंशु मलिक ने नहीं जीता था। 3 व्यक्तियों ने गोल्ड मेडल जीता था। अंशु मलिक ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है? स्वीडन और फिनलैंड को। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? MP में, खंडवा में। पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई? UP में। बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए फ्रेंड्स 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, भारत पे के CFO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स ये था 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। मुझे पता है कि आप और हम मिलकर के इतिहास को रचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस डेली करंट अफेयर्स का जो फ़ायदा है सभी उठा सकें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।